दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं, मतलब छोटे से बैक्टीरिया से लेके विशाल व्हेल तक। कभी सोचा है कि हम इन सबको समझते कैसे हैं? इन्हें अलग अलग समूहों में कैसे बांटते हैं? ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है, पर असल में ये विज्ञान के सबसे बड़े जासूसी केसों में से एक है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लिस्ट बनाने जैसा नहीं है। अच्छा। ये जीवन की पूरी कहानी को, उसकी फैमिली ट्री को समझने की कोशिश है। और इस कहानी को लिखने का हमारा तरीका वक्त के साथ जमीन आसमान जितना बदला है। तो आज हम इसी जासूसी कहानी की पड़ताल करने वाली हैं। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने सुरागों के आधार पर जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में रखने की कोशिश की, और कैसे पुराने तरीके फेल हुए। हाँ, और कैसे एक नई सोच ने सब कुछ बदल दिया। हम अरस्तु के शुरुआती आइडिया से लेकर आज के जेनेटिक दौर तक का सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान जो दिखता है से आगे बढ़कर जो असल में है को समझने की कोशिश करता रहा है। चलिए, तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, बहुत पहले के समय से, अरस्तु के जमाने में। हाँ। क्या ये सच है कि शुरुआती वर्गीकरण वैज्ञानिक से ज्यादा जरूरत पर आधारित था? हाँ, शुरू में तो यही था। कौन सा पौधा खाने लायक है, कौन सा जहरीला, किस जानवर से ऊन मिलता है, ये जरूरत का विज्ञान था। सही है। लेकिन अरस्तु ने पहली बार से एक सिस्टमैटिक शक्ल देने की कोशिश की। कैसे? उन्होंने पौधों को बस उनकी ऊंचाई के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांट दिया: पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियां। बहुत ही सीधा सा तरीका। और जानवरों के लिए? जानवरों के लिए उनका क्राइटेरिया और भी सरल था। उन्होंने दुनिया के सारे जानवरों को सिर्फ 2 ग्रुप्स में बांट दिया। कौन से 2 ग्रुप्स? वे जिनमें लाल खून होता है और वे जिनमें नहीं होता। बस इतना ही? आज ये सुनने में बहुत बहुत बेसिक लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक बड़ी छलांग थी। Correct. पहली बार कोई सिर्फ उपयोगिता से हटकर जीवों की बनावट, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर ग्रुप बना रहा था। इसके बाद जो सबसे बड़ा सिस्टम आया वो सदियों तक चला, लिनियस का। हाँ, लिनियस की 2 किंगडम सिस्टम। हाँ। सिर्फ 2 विशाल किंगडम, प्लांटे यानी सारे पौधे और एनिमेलिया यानी सारे जानवर। यही तो हम स्कूलों में भी पढ़ते आए हैं। हाँ। पौधे और जानवर, ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? ये लॉजिकल लगता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पूरी अलमारी के कपड़ों को सिर्फ 2 ढेरों में बांट दें, ऊपर पहनने वाले और नीचे पहनने वाले। ठीक है, समझी। अब इस सिस्टम में आपकी टाई, जुराबें, बेल्ट, टोपी, ये सब कहीं ना कहीं गलत जगह पर ही होंगे। हाँ। लिनियस का सिस्टम भी ऐसा ही था। अच्छा। इसमें कई ऐसे जीव थे जो इन दोनों बक्सों में फिट ही नहीं हो रहे थे। कहाँ गड़बड़ हो रही थी? मतलब कौन से जीव थे जो इस सिस्टम को तोड़ रहे थे? सबसे बड़ी गड़बड़ तो कोशिका के लेवल पर थी। ये सिस्टम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कोई फर्क नहीं करता था। मतलब बैक्टीरिया जिनकी कोशिका में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें भी पौधों वाले किंगडम में डाल दिया गया था। अरे! एक बैक्टीरिया और एक आम का पेड़ एक ही ग्रुप में। हाँ। सिर्फ इसलिए कि दोनों में सेल वॉल होती है। बिल्कुल। यही नहीं, ये सिस्टम एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्युलर और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीवों को भी अलग नहीं करता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि इसने फोटोसिंथेटिक यानी अपना खाना खुद बनाने वाले हरे शैवाल और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी दूसरों से पोषण लेने वाले फंगस, जिसे हम फफूंद कहते हैं, हाँ, कवक, दोनों को किंगडम प्लांटी में एक साथ रख दिया। बिल्कुल। मतलब एक जीव जो सूरज से ऊर्जा लेता है और दूसरा जो सड़ी गली चीजों से, वे दोनों एक ही फैमिली में थे। ये टूट रहा था। आप इसे एक क्लासिफिकेशन का संकट कह सकते हैं। हर कोने से ऐसे जीव मिल रहे थे जो इन 2 बक्सों में फिट ही नहीं हो रहे थे। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जीव कैसा दिखता है, बल्कि ये था कि उसकी असली पहचान क्या है। विज्ञान को अब सिर्फ बाहरी बनावट से गहरे उतरने की जरूरत थी। तो अब नए सुरागों की तलाश शुरू हुई। बाहरी रूप रंग के अलावा और किन चीजों पर ध्यान दिया जाने लगा? अब वैज्ञानिक कोशिका की बनावट मतलब सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल किस चीज की बनी है, नेचर ऑफ सेल वॉल, जीव अपना पोषण कैसे लेता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सबसे जरूरी उनके विकास का आपसी रिश्ता क्या है, यानी उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं, इन सब पर गौर करने लगे। मतलब अब वर्गीकरण का मकसद सिर्फ एक कैटलॉग बनाना नहीं था। नहीं, अब मकसद था जीवन के विकास का पेड़ यानी ट्री ऑफ लाइफ को समझना। और इसी नई सोच ने, इन नए सुरागों ने कहानी में असली मोड़ ला दिया। हाँ, और वो मोड़ आया 1969 में,
जब एक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट R.H. विटेकर ने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। क्या था वो प्रस्ताव? उन्होंने कहा कि 2 किंगडम काफी नहीं है, जीवन को समझने के लिए हमें 5 किंगडम चाहिए। 5 किंगडम? ये तो पूरा नक्शा ही बदल देने जैसा था। ये कौन से 5 किंगडम थे? उन्होंने 5 किंगडम प्रस्तावित किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मतलब सिर्फ 2 से 5? नहीं, ये सिर्फ 2 से 5 करने का मामला नहीं था, ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। तो उन्होंने इन ग्रुप्स को बनाने के लिए किन मुख्य क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया? उनका आधार वही गहरी चीजें थी जिनकी हम बात कर रहे थे। पहला, कोशिका का प्रकार, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? ठीक है। दूसरा, शारीरिक संगठन, क्या जीव एक कोशिका का है, यूनिसेल्युलर, या बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्युलर? और तीसरा और सबसे अहम, पोषण का तरीका, क्या वो अपना भोजन खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक, या दूसरों से लेता है, हेटेरोट्रॉफिक? अच्छा, तो इन 3 बड़े सवालों के आधार पर उन्होंने जीवन का नया नक्शा बनाया। बिल्कुल। चलिए इस नए नक्शे को थोड़ा समझते हैं। पहला किंगडम, मोनेरा, इसमें कौन आया? मोनेरा में उन्होंने दुनिया के सभी प्रोकैरियोट्स को डाल दिया, यानी बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक विकसित न्यूक्लियस नहीं होता। जीवन का सबसे प्राचीन और सरल रूप अब अपने एक अलग किंगडम में था। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की समस्या सुलझ गई। अब दूसरा किंगडम, प्रोटिस्टा, ये नाम तो इतना कॉमन नहीं है। प्रोटिस्टा एक बहुत ही दिलचस्प किंगडम है। इसमें सभी एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया। ये ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिका तो एडवांस है, उसमें न्यूक्लियस भी है, लेकिन पूरा शरीर बस एक ही कोशिका का बना है। सही पकड़ा। और तीसरा, फंगाई, ये तो पहले पौधों के साथ था, इसे अलग करने की क्या वजह थी? यही विटेकर की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। फंगस दिखते पौधों जैसे हैं, एक जगह रहते हैं, उनमें सेल वॉल भी होती है, लेकिन वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते। बिल्कुल, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और उनकी सेल वॉल पौधों की तरह सेल्युलोज की नहीं बल्कि काइटिन नाम के एक बिल्कुल अलग केमिकल की बनी होती है। समझ गई, ये दिखने से ज्यादा होने पर जोर था। हाँ, तो जो दिखता पौधे जैसा है पर काम बिल्कुल अलग तरीके से करता है, उसे अपना अलग किंगडम मिल गया। सही है। और बाकी 2 तो पुराने ही नाम है, प्लांटे और एनिमेलिया। हाँ, लेकिन उनकी परिभाषा अब ज्यादा साफ और सटीक हो गई थी। प्लांटे में अब सिर्फ बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और अपना भोजन खुद बनाने वाले ऑटोट्रोफिक जीव ही रह गए। और एनिमेलिया में? एनिमेलिया में बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और दूसरों को खाकर पोषण लेने वाले हेटेरोट्रॉफिक जीव। तो इस नए 5 किंगडम सिस्टम ने पुरानी गुत्थियों को कैसे सुलझाया, जैसे वो बैक्टीरिया और फंगस जो पौधों के साथ रखे गए थे? उनका तो मामला साफ हो गया। सभी बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में भेज दिया गया। इससे तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो जीवन का सबसे बड़ा बंटवारा है, वो क्लासिफिकेशन में भी दिखने लगा, और फंगस को अपना अलग किंगडम फंगाई मिल गया, जो बिल्कुल सही था। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में एक बात मुझे अभी भी थोड़ी अजीब लग रही है। क्या? अगर इसमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, तो इसका मतलब तो बहुत अलग अलग तरह के जीव एक साथ आ गए होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यहीं पर यह सिस्टम सबसे ज्यादा दिलचस्प और विवादास्पद हो जाता है। जैसे? उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास को लीजिए। ये एक कोशिका वाला हरा शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। पुराने सिस्टम में ये पौधों के साथ था। ठीक है, एक पौधा जैसा एक कोशिकीय जीव। अब अमीबा को लीजिए। ये भी एक कोशिका का है, लेकिन ये शिकार करके अपना भोजन खाता है और इसमें सेल वॉल नहीं होती। मतलब एक जानवर जैसा एक कोशिकीय जीव। बिल्कुल, पुराने सिस्टम में ये जानवरों के साथ था। तो विटेकर के सिस्टम में क्या हुआ? विटेकर के सिस्टम में ये दोनों क्लैमिडोमोनास और अमीबा एक ही किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। क्या? ये तो बहुत ही अजीब है, एक जो पौधे जैसा है और एक जो जानवर जैसा है, दोनों एक ही ग्रुप में। तो क्या ये वाकई एक सुधार था? ऐसा लगता है जैसे एक समस्या को सुलझाने के लिए एक और नई उतनी ही अजीब श्रेणी बना दी। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती और इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। अच्छा? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक कचरा घर किंगडम है, जहां वो सब कुछ डाल दिया गया जो कहीं और फिट नहीं हुआ। लेकिन विटेकर के नजरिए से ये बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन का मुख्य क्राइटेरिया ही बदल गया था। अब पहला सवाल ये नहीं था कि वो भोजन कैसे बनाता है, बल्कि ये था कि क्या वो एक कोशिकीय यूकैरियोट है। और अगर जवाब हाँ है तो वो प्रोटिस्टा में आएगा। बिल्कुल,
मतलब ये एक परफेक्ट समाधान नहीं था, बस एक बेहतर समझौता था। हाँ, कह सकते हैं। इसने दिखाया कि हम जीवों को किस नजरिए से देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बदल गया था। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये पुराने 2 किंगडम सिस्टम से कहीं ज्यादा सच्चाई के करीब था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही आखिरी मंजिल है? विज्ञान में कहानी कभी खत्म नहीं होती। हाँ, विटेकर का सिस्टम आने के कुछ ही सालों बाद टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ी छलांग लगाई। अब हम सिर्फ बाहरी बनावट या आदतों को नहीं, बल्कि सीधे जीवों के जेनेटिक कोड को पढ़ सकते थे। और इस नई टेक्नोलॉजी ने हमारे नजरिए को फिर से बदल दिया। पूरी तरह से, खासकर कार्ल वोज नाम के एक वैज्ञानिक के काम ने। उन्होंने जीवों के राइबोसोमल आरएनए को पढ़ना शुरू किया। राइबोसोमल आरएनए? हाँ, ये कोशिका के अंदर एक बहुत ही प्राचीन और जरूरी मॉलिक्यूल है, और उन्होंने जो पाया वो हैरान करने वाला था। क्या मिला उन्हें? उन्हें पता चला कि जिन जीवों को हम एक ही किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया समझकर रखे हुए थे, वे असल में 2 बिल्कुल अलग तरह के जीव हैं। क्या मतलब? उनके आरएनए में जमीन आसमान का फर्क था। ये वैसा ही है जैसे आप 2 पुरानी किताबें देखें जो बाहर से एक जैसी दिखती हैं, लेकिन अंदर एक की भाषा लैटिन हो और दूसरी की संस्कृत। मतलब बैक्टीरिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा बंटवारा छुपा हुआ था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। हाँ, इसी खोज के आधार पर वोज ने एक और भी ऊंचे लेवल का क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रस्तावित किया, जिसे 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। 3 डोमेन सिस्टम? हाँ, उन्होंने कहा कि किंगडम से भी ऊपर डोमेन होने चाहिए। उन्होंने किंगडम मोनेरा को तोड़कर 2 अलग डोमेन बना दिए, बैक्टीरिया और आर्किया। आर्किया, ये नया नाम है। ये क्या होते हैं? आर्किया भी प्रोकैरियोट्स ही हैं, लेकिन वे बहुत ही एक्सट्रीम माहौल में रहते हैं, जैसे गर्म पानी के झरने या बहुत ज्यादा खारे पानी में। और जेनेटिक लेवल पर वो बैक्टीरिया से उतने ही अलग हैं जितने हम और आप। अच्छा। और बाकी सभी यूकैरियोटिक किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया को उन्होंने तीसरे डोमेन यूकैरिया में रख दिया। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एक पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक लगातार विकसित होने वाली कहानी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हमारी तकनीक और समझ बेहतर हो रही है, हम और भी गहरे स्तर पर अंतर देख पा रहे हैं। आज क्लासिफिकेशन का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो सिर्फ समानताएं न दिखाए, बल्कि जीवों के विकास के रिश्तों को, यानी जो फाइलोजेनेटिक हो, उसे सबसे सटीक तरीके से दर्शाए। तो हमने अरस्तु के सरल ग्रुप से शुरू करके लिनियस के 2 किंगडम वाले टूटे हुए सिस्टम से गुजरते हुए विटेकर के 5 किंगडम वाले क्रांतिकारी नक्शे तक का सफर देखा। और अब हम जेनेटिक कोड के जरिए जीवन की कहानी को और भी बारीक अक्षरों में पढ़ रहे हैं। मुख्य बात यह है कि वर्गीकरण सिर्फ चीजों को बक्सों में रखने का नाम नहीं है। ये एक गतिशील आईना है जो जीवन के बारे में हमारी बढ़ती समझ को दिखाता है। सही बात है। संबंधों यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित एक सिस्टम बनाना है। हाँ, जो जेनेटिक सबूतों पर टिका हो। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में हमें किसी प्राचीन डीएनए से या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मिलने से कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो जीवन के विकास के पेड़, ट्री ऑफ लाइफ को ही बदल दे, तो हमारे इन वर्तमान डोमेन्स और किंगडम का क्या होगा? ये श्रेणियां जिन पर हम आज इतना भरोसा करते हैं, बारे में जो हमारी वास्तव में आंखों से कितनी स्थायी है? ओझल है। एक ऐसी दुनिया जो एक मुट्ठी मिट्टी या पानी की एक बूंद में बसती है। हाँ, आज हम ऐसे ही 2 साम्राज्यों यानी किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो सूक्ष्म जीव हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया की नींव बनाते हैं। और ये सिर्फ साधारण जीव नहीं है, इनके अंदर मतलब अविश्वसनीय विविधता है, और इनका असर हमारे स्वास्थ्य से लेके इस ग्रह के पूरे इकोसिस्टम तक हर चीज पर पड़ता है। सही है। जो स्रोत हमें मिले हैं वे इस छिपी हुई दुनिया की एक आकर्षक झलक दिखाते हैं। तो आज का हमारा मिशन इन छोटे छोटे जीवों के रहस्यों को समझना है। आखिर क्या चीज इन्हें इतना सफल, विविध और महत्वपूर्ण बनाती है? चलिए इस दुनिया की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं किंगडम मोनेरा से, जो पूरी तरह से बैक्टीरिया का साम्राज्य है। और मतलब ये हर जगह है। हर जगह। स्रोत बताते हैं कि ये मिट्टी से लेके खौलते पानी के झरनों तक। बिल्कुल, ये शायद इस ग्रह के सबसे सफल निवासी हैं। और इनके हर जगह जीवित रहने का राज इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी और अनोखी कोशिका संरचना में छिपा है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब कुछ बैक्टीरिया जिन्हें हम ऑटोट्रोफिक कहते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पौधे। अच्छा। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी आबादी हेट्रोट्रोफिक है, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है।
तो मतलब ये बैक्टीरिया अलग अलग डिजाइन में आते हैं, जैसे कोई टूल बॉक्स हो। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। आप इन्हें इनके आकार से पहचान सकते हैं। कुछ एकदम गोल होते हैं, जैसे छोटी छोटी गोलियां, जिन्हें हम कॉकस कहते हैं। कॉकस, ठीक है। कुछ रॉड के आकार के हैं, वो है बैसिलस। और कुछ तो कॉमा के जैसे मुड़े हुए भी होते हैं, वो विब्रियम है। और एक वो स्प्रिंग जैसा भी होता है ना? हाँ, सर्पिल आकार वाले, जिन्हें स्पाइरलम कहते हैं। और ये आकार सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये उनके जीने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब इनके दो मुख्य समूहों को समझते हैं। पहला है आर्कियोबैक्टीरिया। हाँ, ये है असली एक्सट्रीमिस्ट्स। ये वो जीव हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां मतलब जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। एक मिनट, आपने कहा खौलते पानी के झरने, मतलब सच में उबलते हुए पानी में? हाँ। कोई जीव वहां कैसे जिंदा रह सकता है? यही तो इनकी खासियत है। ये बहुत ही कठोर वातावरण में पनपते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खारे पानी वाले इलाकों में रहने वाले हेलोफाइल्स, गर्म झरनों में रहने वाले थर्मो एसिडोफाइल्स और दलदली क्षेत्रों में रहने वाले मिथानोजेंस। और कैसे, मतलब क्या चीज इन्हें बचाती है? इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बनावट, वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होती है, और यही अलग डिजाइन इन्हें उन मुश्किल परिस्थितियों में बिखरने से बचाता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों कारें हैं, पर एक डीजल पर चलती हैं और दूसरी पेट्रोल पर। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। बाहर से देखने में दोनों बैक्टीरिया जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर की मशीनरी बिल्कुल अलग है। एकदम सही। और यही वजह है कि आर्की बैक्टीरिया उन जगहों पर भी चल सकते हैं जहां ज्यादातर यू बैक्टीरिया का इंजन फेल हो जाएगा। अरे वाह! और आपने मेथनोजेंस का जिक्र किया था? हाँ, उनकी बात तो और भी दिलचस्प है। ये गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में पाए जाते हैं। अच्छा। और उनके गोबर से मीथेन गैस यानी बायोगैस बनाने के लिए जिम्मेदार है। अरे वाह! तो जो बायोगैस हम गांव में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे इन छोटे छोटे जीवों का हाथ है। बिल्कुल, ये प्रकृति के रिसाइकलिंग सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता। सही। अब आते हैं दूसरे समूह पर, यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहले आते हैं साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इनमें पौधों की तरह क्लोरोफिल ए होता है। हाँ, और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये इस ग्रह के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो कैसे? यही वो जीव है जिन्होंने अरबों साल पहले पहली बार हमारे ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू किया। अच्छा। ये सिर्फ अपना खाना नहीं बना रहे थे, ये पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहे थे, ताकि हम जैसे जीवों का विकास हो सके। मतलब ये इस दुनिया के असली आर्किटेक्ट हैं। हम इन्हें अपनी हर सांस के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। कह सकते हैं। और ये अक्सर प्रदूषित पानी में ब्लूम्स बना लेते हैं, जो पानी की सतह पर हरी चादर जैसा दिखता है ना? सही। और इनकी एक और सुपर पावर है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक हवा की नाइट्रोजन को सीधे पकड़कर उसे पौधों के लिए इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं। कैसे? वे ऐसा विशेष कोशिकाओं में करते हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। यानी ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाते, बल्कि पौधों के लिए खाद भी तैयार करते हैं। कमाल है। बिल्कुल। और कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा पैदा करते हैं। अच्छा। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों को रिसाइकल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तो दोहरी भूमिका है। एक तरफ हमारे लिए दही बनाना, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन। हाँ, और दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करना। और दूसरी तरफ हैजा, टाइफॉइड, टेटनस जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैलाते हैं। तो ये दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। सही कहा। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रजाति के हैं और वे किस वातावरण में हैं। अब एक ऐसी बात जो वाकई चौंकाने वाली है। एक जीव है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। रुकिए, बिना सेल वॉल के? ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान बिना हड्डियों के हो। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। ये खुद को संभाले कैसे रखता है? स्रोत बताते हैं कि ये अब तक के ज्ञात सबसे छोटे जीवित कोशिका हैं और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। कमाल है। और बिना सेल वॉल के जीवित रहना इन्हें कई एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, जो सेल वॉल को ही निशाना बनाती है। अच्छा, जैसे पेनिसिलिन। बिल्कुल। तो ये जीव विज्ञान के नियमों को तोड़कर एक अलग ही रणनीति अपनाते हैं। तो मोनेरा ने हमें सिखाया कि जीवन की शुरुआत कितनी सरल लेकिन कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन फिर प्रकृति ने एक बड़ा दांव खेला। उसने कोशिका के अंदर ही एक दिमाग बना दिया, एक कमांड सेंटर,
और यहीं से प्रोटिस्टा की कहानी शुरू होती है। बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है। यहाँ सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है, सब कुछ एक ही कमरे में खुला पड़ा है। हाँ, सही है। लेकिन यूकैरियोट्स यानी प्रोटिस्टा एक पूरे घर की तरह है। इसमें एक अलग कमरा यानी न्यूक्लियस है, जहां सारा जरूरी डीएनए सुरक्षित रखा है। और एक किचन भी होगा जहां ऊर्जा बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, ये एक ज्यादा व्यवस्थित और उन्नत डिजाइन है। और स्रोत कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा की सीमाएं बहुत स्पष्ट नहीं हैं। ये पौधों, जानवरों और फंगी के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। हाँ, इसीलिए ये इतने विविध हैं। तो चलिए इसके कुछ प्रमुख समूहों को खोलकर देखते हैं। पहला है क्राइसोफाइट्स। इन्हें आप समुद्र के कांच के गहने कह सकते हैं। इसमें डायटम्स और सुनहरे शैवाल यानी डेस्मिड्स शामिल हैं। कांच के गहने? हाँ, डायटम्स की सेल वॉल सिलिका यानी कांच जैसे पदार्थ से बनी होती है और साबुन के डिब्बे की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती है। और ये दीवारें अविनाशी होती हैं। जब ये मरते हैं तो इनकी सिलिका की दीवारें समुद्र के तल पर जमा हो जाती हैं। बिल्कुल, और अरबों वर्षों में इनके जमाव से डाइटोमेशियस अर्थ बनती है। हाँ, ये मिट्टी जैसी चीज बहुत काम की है ना। हाँ, ये वही चीज है जो आपको टूथपेस्ट में, पानी के फिल्टर में या पॉलिशिंग में मिलती है। कमाल है। तो अगली बार जब मैं ब्रश करूंगा तो शायद मैं अरबों साल पुराने समुद्री जीवों के कंकालों का इस्तेमाल कर रहा हूँगा। हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये महासागरों के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब समुद्री खाद्य श्रृंखला की शुरुआत इन्हीं से होती है। बिल्कुल। अब अगले समूह पर आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये आग और तूफान वाले जीव हैं। आग और तूफान, ये नाम क्यों? सुनने में तो बहुत नाटकीय लग रहा है। क्योंकि गोनियोलैक्स जैसे लाल डाइनोफ्लैजेलेट्स जब बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है, जिसे रेड टाइड्स कहते हैं। अच्छा, ये देखने में भले ही आकर्षक लगे, पर ये खतरनाक हो सकता है। ये ऐसे जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं जो मछलियों और दूसरे समुद्री जानवरों को मार सकते हैं। अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। ये तो अपनी पहचान बदलने वाले जीव लगते हैं। हाँ, इनका दोहरा स्वभाव है जो इन्हें बहुत खास बनाता है। धूप में ये पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अंधेरे में? अंधेरे में ये जानवरों की तरह दूसरे छोटे जीवों का शिकार कर हेट्रोट्रोफ बन जाते हैं। मतलब ये पौधे और जानवर के बीच की एक धुंधली रेखा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इनके पिगमेंट्स उच्च श्रेणी के पौधों के समान होते हैं। और फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, रेंगने वाला समूह। हाँ, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स हैं जो सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों पर रेंगते हुए जैविक पदार्थों को निगलते हैं। यहाँ कुछ अजीब होता है ना। हाँ, अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम नामक एक समूह बनाते हैं जो कई फीट तक फैल सकता है। कई फीट तक? हाँ, ये एक विशाल एकल कोशिका जैसा दिखता है जिसमें हजारों न्यूक्लियस होते हैं। वाकई ऐसा लगता है जैसे ये कोई विज्ञान कथा फिल्म का जीव हो। सही कहा। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। हाँ, जानवरों के आदिम रिश्तेदार। बिल्कुल, और यही है प्रोटोजोन्स यानी पहले जानवर। ये शिकारी हैं, ये सभी हेट्रोट्रोफ है और शिकारी या परजीवी के रूप में रहते हैं। इनके 4 मुख्य समूह हैं जो उनके चलने के तरीके पे आधारित हैं। सही? एकदम सही। पहला है एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। ये सूडोपोडिया यानी झूठे पैर की मदद से चलते हैं, जैसे अमीबा। दूसरा समूह है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। इनमें चाबुक जैसी एक पूंछ यानी फ्लैजेला होती है। और इसके परजीवी रूप स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। हाँ, जैसे ट्राइपेनोसोमा। तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये हजारों सीलिया यानी छोटे बालों की मदद से तैरते हैं, जैसे पैरामीशियम। हाँ, और सिलिया की लयबद्ध गति भोजन से भरे पानी को इनके गलेट में धकेलती है। ये बहुत कुशल शिकारी होते हैं। और अंत में चौथा समूह है स्पोरोजोन्स। इनके जीवन चक्र में एक संक्रामक स्पोर जैसी अवस्था होती है। इसका सबसे कुख्यात उदाहरण प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का परजीवी? हाँ, जो मलेरिया फैलाता है और मानव आबादी पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इन 2 अदृश्य साम्राज्यों की यात्रा की। चरम स्थितियों में रहने वाले बैक्टीरिया से लेकर समुद्र के गहनों जैसे डायटॉम्स तक। हमने देखा कि कैसे सरल संरचनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल व्यवहार और विशाल वैश्विक प्रभाव को जन्म दे सकती हैं। यहाँ अंतिम निष्कर्ष यह है कि हमने केवल जीवों की एक सूची नहीं देखी, बल्कि जीवन की मूलभूत रणनीतियों को समझा है। जैसे कि? पहली रणनीति है अनुकूलन।
जैसा हमने आ की बैक्टीरिया में देखा। दूसरी है ऊर्जा ग्रहण, जैसे फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। और तीसरी है अंतःक्रिया, जैसे परजीविता और अपघटन। ये छोटे जीव ही पृथ्वी पर बाकी सभी जीवन की नींव रखते हैं। ये वो अदृश्य इंजीनियर हैं जो हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, यह देखते हुए कि माइकोप्लाज्मा बिना सेल वॉल के जीवित रह सकता है और यूग्लेनॉइड्स पौधे और जानवर के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। तो जीव विज्ञान के और कौन से ऐसे मौलिक नियम हो सकते हैं जिन्हें इस विशाल सूक्ष्म दुनिया में मौजूद वे जीव तोड़ रहे हों, जिन्हें हमने अभी तक खोजा भी नहीं? खाने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। पर कभी सोचा है कि हम असल में उसे किससे बचा रहे हैं? इसका जवाब जुड़ा है बैक्टीरिया और फंगस से। और ये छोटा सा सवाल हमें जीव विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें मशरूम है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, हम जैसे जानवर हैं, और कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें भी हैं जिन्हें हम ठीक से जिंदा भी नहीं कह सकते। बिल्कुल। आज की हमारी जो ये बातचीत है, इसका आधार जीव विज्ञान की एक किताब है जो जीवन को अलग अलग समूहों में बांटने पर बात करती है। तो हमारा मकसद है कि हम फंगस यानी कवक, पौधों और जानवरों के जगत की सबसे खास बातों को समझें और साथ ही उन अजब गजब चीजों पर भी नजर डालें, जैसे वायरस, वायरॉइड और प्रायन, जो किसी भी वर्गीकरण में ठीक से फिट नहीं बैठते। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं फंगस से। जब हम फंगस या कवक के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में मशरूम या ब्रेड पर लगी फफूंदी आती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया है। बहुत बड़ी। कवक यानी फंगी असल में ऐसे जीवों का एक पूरा जगत है जो परपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाने के बजाय दूसरों से हासिल करते हैं। अच्छा। ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों और जानवरों पर लगभग हर जगह मौजूद हैं। इन्हें गर्म और नमी वाली जगह बहुत पसंद है। और यही वजह है कि फ्रिज का ठंडा और सूखा माहौल इन्हें बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। और इनकी वैरायटी तो कमाल की है। एक तरफ स्वादिष्ट मशरूम्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, तो दूसरी तरफ जहरीले टोडस्टूल भी हैं। हाँ। सरसों के पत्तों पर जो सफेद धब्बे दिखते हैं वो भी एक परजीवी कवक ही है। जी, और जो यीस्ट हम ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह का एक कोशिकीय फंगस है। हाँ, और कुछ तो जिंदगी बचाने वाले भी हैं। पेनिसिलियम फंगस को कौन भूल सकता है, जिससे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनी। सही बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। पुचीनिया जैसा फंगस गेहूं में रस्ट रोग पैदा करके पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। तो ये दोस्त भी है और दुश्मन भी। एक मिनट, स्रोत में लिखा है कि यीस्ट को छोड़कर बाकी सारे कवक धागे जैसी संरचनाओं से बने होते हैं। लेकिन मशरूम तो काफी ठोस लगता है, उसमें ये धागे कहाँ होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में वो पूरा का पूरा मशरूम उन्हीं महीन धागों से बना है। इन धागों को हाइफी कहते हैं। हाइफी? हाँ, और जब ये धागे एक दूसरे से गुंद कर एक जाल बना लेते हैं तो उसे माइसीलियम कहा जाता है। अच्छा। मशरूम जो हमें दिखता है वो तो बस उस जाल का एक छोटा सा हिस्सा है जो जमीन के ऊपर फैलता है। असली फंगस तो जमीन के नीचे फैला हुआ होता है। मतलब एक ही धागे के अंदर कोई दीवार नहीं, जैसे एक खुली सड़क और सारे न्यूक्लियस उसी पर घूम रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। कुछ हाइफी ठीक वैसे ही होते हैं, बिना किसी बंटवारे के एक लंबी ट्यूब, जिसे हम कोइनोसिटिक हाइफी कहते हैं। अच्छा। दूसरों में बीच बीच में दीवारें होती हैं। और एक और दिलचस्प बात, इनकी कोशिका की दीवार काइटिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। काइटिन, ये वही है जो कीड़ों में होता है? हाँ, वही पदार्थ जो कीड़ों के बाहरी कंकाल में पाया जाता है। ये उन्हें पौधों से बिल्कुल अलग बनाता है, जिनकी दीवारें सेल्यूलोज से बनी होती हैं। अब यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये अपना पोषण कैसे करते हैं? मतलब ये खाते क्या हैं और कैसे? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। ज्यादातर कवक मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर जैसे सड़ी गली पत्तियों या लकड़ी से पोषक तत्व सोखते हैं। इन्हें हम सैप्रोफाइट या मृत जीवी कहते हैं। प्रकृति के सफाई कर्मचारी? एक तरह से हाँ। दूसरे जो जीवित पौधों या जानवरों पर रहकर उनसे पोषण लेते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, जैसे फसलों में बीमारी फैलाने वाले फंगस। और तीसरा तरीका? तीसरा है सहजीवन यानी सिम्बायोसिस। इसमें फंगस किसी दूसरे जीव के साथ मिलकर रहता है और दोनों को फायदा होता है। जैसे लाइकेन? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है लाइकेन। मैं तो हमेशा सोचता था कि लाइकेन एक ही पौधा होता है, शायद कोई अजीब तरह की काई। ये सुनकर हैरानी हो रही है कि ये 2 अलग अलग जीवों का गठबंधन है। ये एक आम गलतफहमी है। लाइकेन असल में शैवाल
मतलब एल्गी और कवक के बीच की एक पार्टनरशिप है। अच्छा, शैवाल धूप से खाना बनाता है और कवक उसे रहने के लिए घर, पानी और खनिज देता है। ये रिश्ता इतना कामयाब है कि वे ऐसी जगहों पर भी उग सकते हैं जहां कोई अकेला पौधा नहीं उग सकता। वाह। अब बात करते हैं इनके प्रजनन की। स्रोत में वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक 3 तरीकों का जिक्र है। ये लैंगिक प्रजनन वाला हिस्सा थोड़ा जटिल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, लैंगिक प्रजनन के 3 मुख्य कदम हैं। पहला, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी? हाँ, जिसमें 2 कोशिकाएं आपस में हाथ मिलाती हैं, यानी उनका बाहरी हिस्सा साइटोप्लाज्म जुड़ जाता है, लेकिन उनके दिमाग यानी न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, हाथ मिला लिया, फिर? दूसरा कदम है कैरियोगैमी। ये वो पल है जब उनके दिमाग यानी न्यूक्लियस भी एक हो जाते हैं और एक सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। और तीसरा? और तीसरा कदम है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, जिससे इस नई कोशिका से बिल्कुल नए तरह के बीजाणु या स्पोर्स बनते हैं, जो फिर से एक नया फंगस बना सकते हैं। लेकिन स्रोत में एक डाइकैरियोटिक चरण का भी जिक्र है। ये क्या भला है? यही तो फंगस की दुनिया और भी अनोखी हो जाती है। कुछ फंगस जैसे मशरूम हाथ मिलाने और दिमाग के एक होने के बीच एक लंबा इंतजार करते हैं। इंतजार? हाँ, इस इंतजार की अवस्था में एक ही कोशिका के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस एक साथ रहते हैं। इसी N+N अवस्था को डाइकैरियन कहते हैं। मतलब एक तरह का लिव इन रिलेशनशिप जो शादी से पहले होता है? कह सकते हैं। तो इसी जटिलता के आधार पर कवक को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इसी का उदाहरण है। बिल्कुल। फिर आते हैं सैक फंगी या एस्कोमाइसिटीज। इस ग्रुप में ब्रेड बनाने वाला यीस्ट भी है और दुनिया की सबसे महंगी खाने की चीजों में से एक ट्रफल्स भी। और तीसरे हमारे जाने पहचाने मशरूम है। सही। तीसरा समूह है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफबॉल शामिल हैं। ये संरचना और प्रजनन में सबसे जटिल होते हैं। और चौथा समूह? चौथा समूह एक रहस्य की तरह है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि हमें इनके जीवन का सिर्फ अलैंगिक हिस्सा ही पता है। मतलब इनका लैंगिक जीवन कैसा होता है ये अब भी एक पहेली है। हाँ, जब भी किसी वैज्ञानिक को इनका लैंगिक रूप मिल जाता है, उसे उठाकर सही ग्रुप में रख दिया जाता है। तो हमने देखा कि कवक हर जगह है और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये उन्हें पौधों के जगत से बिल्कुल अलग बनाता है, जो इस धरती पर जीवन का आधार है, क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। सही। चलिए अब उनकी दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। पादप जगत यानी किंगडम प्लांटी में वे सभी जीव आते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। और इनकी कोशिकाओं के बाहर सेलुलोज से बनी एक मजबूत दीवार होती है जो उन्हें सहारा देती है। जी ठीक है, तो पादप जगत में तो क्लोरोफिल और सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं। ये कैसे फिट होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और पौधों के जगत के कुछ दिलचस्प अपवादों को दिखाता है। ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे पौधे। हाँ, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए वे कीड़ों को फंसाकर उन्हें पचा लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो करते हैं। हाँ, वो अभी भी करते हैं, लेकिन अपनी डाइट को कीड़ों से सप्लीमेंट करते हैं। और अमरबेल या कस्कुटा तो पूरी तरह से दूसरे पौधों पर ही निर्भर है ना? हाँ, कस्कुटा एक पूर्ण परजीवी है। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना भोजन बिल्कुल नहीं बना सकता। वो मेजबान पौधे से ही सब कुछ चूस लेता है। ये दिखाता है कि प्रकृति में नियम तो हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उन नियमों को तोड़ता भी है। बिल्कुल। पौधों के जीवन चक्र के बारे में स्रोत में पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन का भी उल्लेख है। सुनने में भारी लगता है। इसका सरल सा मतलब है कि ज्यादातर पौधों की जिंदगी में 2 अलग अलग पड़ाव या पीढ़ियां आती हैं। 2 पीढ़ियां? हाँ, जो एक के बाद एक चलती रहती हैं। एक पीढ़ी द्विगुणित होती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, ये बीजाणु पैदा करती है। दूसरी पीढ़ी अगुणित होती है जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, ये गैमीट्स बनाती है। मतलब एक ही जीव अपनी जिंदगी में 2 अलग अलग तरह के शरीर धारण करता है। एक तरह से हाँ। चलिए अब तीसरे बड़े जगत यानी जंतु जगत पर आते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। जंतु जगत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारी कोशिकाओं के बाहर कोई दीवार नहीं होती। इससे हमें गतिशीलता मिलती है जो पौधों के पास नहीं है। सही। हम परपोषी हैं और अपना भोजन निगलकर शरीर के अंदर पचाते हैं।
इस प्रक्रिया को होलोजोइक पोषण कहते हैं। ये फंगस से अलग है? हाँ, फंगस अपने भोजन को पहले बाहर पचाते हैं और फिर सोखते हैं, हम अंदर पचाते हैं। और हम भोजन को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि पौधे स्टार्च के रूप में। बिल्कुल। हमारा विकास भी एक तय पैटर्न में होता है। हम एक निश्चित आकार तक बड़े होते हैं और फिर रुक जाते हैं, जबकि पेड़ पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, ये छोटे छोटे अंतर ही हमें इन 3 बड़े जगतों में बांटते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन तीनों में से किसी भी खाने में फिट नहीं होती। ये जीवन की सरहद पर खड़े हैं। अब वायरस की बात कर रही हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये जिंदा हैं? ये जीव विज्ञान का सबसे बड़ा फिलॉसफिकल सवाल है। वायरस अकोशिकीय होते हैं, मतलब उनमें कोशिका जैसी कोई चीज नहीं होती। जब वे किसी जीवित कोशिका के बाहर होते हैं तो वे नमक के क्रिस्टल की तरह बेजान होते हैं। उनमें खुद कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जैसे ही वे कोशिका में घुसते हैं, वे पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक यही होता है। वे कोशिका को मजबूर करते हैं कि वो अपनी सारी ऊर्जा लगाकर वायरस की हजारों कॉपी बनाए। वो मेजबान के बिना कुछ नहीं है, पर उसके अंदर सब कुछ है। इसीलिए उन्हें जीवन और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस शब्द का मतलब ही जहर है, जो उनके काम करने के तरीके को बखूबी बयां करता है। इनकी संरचना भी बड़ी अजीब है। सिर्फ एक प्रोटीन का कोट, जिसे कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। हाँ, और वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं। ये एक सख्त नियम है। पौधों पर हमला करने वाले ज्यादातर वायरस में आरएनए होता है। हाँ, और बैक्टीरिया पर हमला करने वाले वायरस, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उनमें अक्सर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और इनसे होने वाली बीमारियां तो हम सब जानते हैं, सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स और आज के समय में कोविड-19। पर वायरस से भी ज्यादा अजीब और सरल चीजें मौजूद हैं। 1971 में T.O. डाइनर ने वायरॉइड की खोज की। वायरॉइड? ये वायरस से भी छोटे थे। इनमें प्रोटीन का कोट भी नहीं होता। ये सिर्फ नंगे आरएनए के टुकड़े होते हैं जो पौधों में बीमारी फैलाते हैं। मतलब आलू में होने वाला स्पेंडल ट्यूबर रोग इसी से होता है? जी, उसी से। सिर्फ आरएनए का एक टुकड़ा, और वो भी संक्रामक। ये तो अविश्वसनीय है। और प्रायोन इनसे भी अजीब हैं। और भी ज्यादा। प्रायोन में तो जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं, ना डीएनए ना आरएनए। ये सिर्फ प्रोटीन है। सिर्फ प्रोटीन? ऐसे प्रोटीन जो गलत तरीके से मुड़ गए हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये ज़ॉम्बी प्रोटीन दूसरे सामान्य प्रोटीनों को छूकर उन्हें भी अपनी तरह गलत मोड़ देते हैं। और इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है? हाँ, जो दिमाग को तबाह कर देता है। मैटकाउ रोग इसी से होता है ना? हाँ, मवेशियों में मैटकाउ रोग और इंसानों में क्रुट्ज़फेल्ड जैकब रोग प्रायोन के कारण ही होते हैं। ये विज्ञान के सबसे अजीब और खौफनाक रहस्यों में से एक है कि कैसे बिना किसी जेनेटिक कोड के सिर्फ एक प्रोटीन इतनी भयानक बीमारी फैला सकता है। ये तो वाकई जीवन और निर्जीव के बीच की रेखा को पूरी तरह धुंधला कर देता है। चलिए इस गंभीर चर्चा को एक सकारात्मक साझेदारी लाइकेन पर वापस लाकर खत्म करते हैं। बिल्कुल। लाइकेन हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग भी है। शैवाल और कवक का अटूट रिश्ता। हाँ, ये रिश्ता उन्हें दुनिया की सबसे कठोर वातावरण में भी जिंदा रहने की ताकत देता है। और वे हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। अच्छा, कैसे? वे सिर्फ साफ हवा में ही पनपते हैं, तो अगर किसी को कहीं लाइकेन दिखे तो ये समझा जा सकता है कि वहां का पर्यावरण स्वस्थ है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है, हमने फंगस की अविश्वसनीय दुनिया देखी जो तोड़ने और पुनर्चक्रण करने में माहिर हैं। हमने पौधों को समझा जो इस ग्रह पर जीवन की नींव रखते हैं। हमने जानवरों की गतिशीलता और जटिलता को जाना। सही। और अंत में हमने वायरस, वायरॉइड और प्रायन जैसे एजेंटों से मुलाकात की जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन का असली मतलब क्या है। बिल्कुल, और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। स्रोत सामग्री वायरस, वायरॉइड और प्रायन को मुख्य जगतों से बाहर रखती है क्योंकि वे वास्तव में जीवित नहीं है। लेकिन जीवित कोशिकाओं पर कब्जा करके अपनी प्रतिकृति बनाने और विकसित होने की उनकी क्षमता को देखते हुए जीवन की वास्तविक सीमा कहाँ है? क्या एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया जो खुद को बनाए रखती है मौलिक रूप से उस चीज से अलग है जिसे हम जीवन कहते हैं?